आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट कैसा है और उसके अंदर क्या संभावना है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद में क्या हमें नया इन्वेस्टमेंट रिलायंस पावर में करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से हमें निकल जाना चाहिए। तो कुछ यहाँ पे पॉजिटिव बातें भी है और कुछ यहाँ पे निगेटिव बातें भी है। अब वो क्या बातें हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और पूरी संभावनाओं को तलाशेंगे। दूसरी तरफ ये छोटा पेनी स्टॉक जिसने लोगों को मालामाल किया पिछले 2 साल में, इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी मार्च 2020 के आसपास, जो 19 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लेकिन क्या अब फिर से ये स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो गया है और अब क्या एंट्री करनी चाहिए। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.55 पर, लो बना 13.25 का और हाई बना 13.80 का। अंत में क्लोजिंग 13.40 पे रही, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें करीब 1.47% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो अनिल अंबानी ने इस कंपनी को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू की है और इसीलिए वो लगातार इस कंपनी में नया निवेश भी कर रहे हैं और आने वाले समय में इस कंपनी को लेकर वो आशावादी भी है। और क्यों ना हो, इसके पास बहुत ही सारे ऑर्डर हैं जो पेंडिंग है। आने वाले समय में कंपनी काफ़ी प्रोजेक्ट क्लियर कर सकते हैं। कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी आगे बढ़ रही है और ऑलरेडी इनका जो परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस है वो तो तेज़ी से चल ही रहा है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने कमर कसी है दोनों सेक्टर को अब बूस्ट देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार ने जिस तरह से अपना गोल सेट किया है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, जिसमें सोलर पावर भी होगा, विंड पावर भी होगा और दूसरे भी सोर्सेज होंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से अब रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आगे बढ़ने वाला है उसको पूरा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसीलिए सरकार चाहती है कि थर्मल पावर प्लांट की जो कंपनियां उनको भी प्रमोट किया जाए, उनके लिए भी राहत के द्वार खोले जाए। तो ऐसे में ये कंपनी का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए रेस्क्यू भी किया हुआ है। उनको सब बैंकों से कहा गया है कि जितना उनको लोन चाहे उतना प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है पूरे सभी स्टेट के ऊपर, पूरे इंडिया के, और ये लगातार पावर सेक्टर की कंपनियों का कर्ज चुका नहीं पा रहे। अब यहाँ पे PM मोदी ने भी उनको फोर्स किया है कि आप जल्द से जल्द इनका पेमेंट क्लियर कीजिए ताकि ये कंपनी आगे अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। तो ये पावर सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि काफ़ी ज़्यादा बकाया है, लेकिन अब आगे जाके पॉजिटिव संभावना बन सकती है। तो इसके बीच में हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, एक बार उस रिजल्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम क्वार्टर वाइज देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2021 में टोटल जो सेल था वो 1847 करोड़ रुपये का था। दिसंबर में सेल में कमी आई, 1796 करोड़ रुपये का टोटल सेल रहा। लेकिन मार्च 2022 में सेल फिर से बढ़ के 1846 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और जून क्वार्टर में सेल में और बढ़ोतरी हुई। सेल टोटल रहा 2063 करोड़ रुपये का। तो पिछले 4 क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार सबसे शानदार सेल रहा है। अगर खर्च की बात करें तो सितंबर 2021 में 1051 करोड़ रुपये का टोटल इनका एक्सपेंसेस था, जो दिसंबर में कम रहा, यानी 967 करोड़ रुपये रहा। लेकिन मार्च में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई खर्च में, 1664 करोड़ रुपये का टोटल खर्च रहा। इस बार खर्च में थोड़ी सी फिर से कमी आई है, 1287 करोड़ रुपये का टोटल इनका खर्च रहा। तो ये अच्छी बात ये रही कि इस बार इनके सेल में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन खर्च में कंपनी ने कमी की है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 796 करोड़ रुपये था सितंबर में और दिसंबर में 829 करोड़ रुपये का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनको मिला। मार्च में काफ़ी कम रहा, यानी 182 करोड़ रुपये का इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला। लेकिन इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से बढ़ा है, 776 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला है। इसका मतलब इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी ने। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपको सितंबर में कोई भी दिखाई नहीं देगा और दिसंबर में 42 करोड़ रुपये का टोटल इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। मार्च में इनको भारी लॉस हुआ था, 647 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ। और इस बार जून क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 51 करोड़ रुपये का कमाया। तो आप देख सकते हो कि कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ इस बार, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर में कंपनी को 49 करोड़ रुपये का लॉस था और दिसंबर में इनका लॉस थोड़ा कम हुआ, 14 करोड़ रुपये का लॉस रहा। और पिछले क्वार्टर में इनको भारी लॉस हुआ था, लगभग 555 करोड़ रुपये का। इस बार जो लॉस है वो मात्र 71 करोड़ रुपये का है, जो इसके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस बार लॉस में कमी आई है। ऐसे तो देखें तो कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन जब सारे के सारे टैक्स की कटौती के बाद में यहाँ पे कंपनी थोड़ी सी लॉस में आ गई है। तो इस बार का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा उत्साहवर्धक है। इसके EPS में भी अच्छी खासी हमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार -1.63 था, इस बार वो -0.21 रह गया लास्ट। तो ये अच्छी बात है।
अब अगर हम कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो मार्च 2020 में 53,343 करोड़ रुपीज़ की थी, जो मार्च 2021 में घट के 50,782 करोड़ रुपीज़ तक आ गई, और मार्च 2022 में वो 49,812 करोड़ रुपीज़ तक आ गई। तो कंपनी लगातार अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करी है, जो इसका लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, और आने वाले समय कंपनी में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी के कैश फ्लो की अगर बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 19 करोड़ रुपीज़ का जो कैश फ्लो था वो मार्च 2022 में बढ़कर 21 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है, यानी कंपनी अपने कर्ज को भी कम करी है, साथ में अपने पास उनके पास कैश फ्लो भी है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो मीडिया रिलीज दी गई है उसमें आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 की बात करें तो टोटल जो इनका इनकम निकल कर आई है वो इन्होंने 2145 करोड़ रुपीज़ बताई है। इनका जो एबिटाडा है वो 858 करोड़ रुपीज़ का रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात है कि इस बार कंपनी ने अपना नेटवर्क 12,391 करोड़ रुपीज़ का बताया। यहाँ पे कंपनी की तरफ से वो कहा गया है कि उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में अपना करीब 470 करोड़ रुपीज़ का जो पुराना बकाया था उसको भी चुका है, और इस तरह से अगर आप देखें तो कंपनी का जो पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो 1,500 करोड़ रुपये उन्होंने चुका है। तो इस तरह से कंपनी लगातार अपने कर्ज को चुका रही है, और आने वाले समय धीरे धीरे कंपनी कर्ज मुक्त हो सकती है। तो ये कंपनी आने वाले समय में सर्वाइव कर सकती है, और क्योंकि सरकार की तरफ से भी राहत मिल रही है तो इस समय आपको रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए। ये जो रिजल्ट है काफ़ी उत्साहवर्धक है, और पिछले रिजल्ट से काफ़ी अच्छा है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर में 24.98% थी, दिसंबर में अनचेंज रही, मार्च में भी अनचेंज, फिलहाल भी अनचेंज है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। पहले इनकी होल्डिंग काफ़ी कम थी, 9% के आसपास थी, अब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, एक तरह से फिर से धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे एफआई की बात करें तो आप देख सकते हो सितंबर में उनकी 3.30% की होल्डिंग थी, दिसंबर में वो बढ़ के 4.92% तक हो गई, और मार्च में एफआई ने अपनी होल्डिंग को 5.95% कर लिया। इस बार जून क्वार्टर में वो 7.79% तक चली गई है। तो आप देख सकते हो कि एफआई ने जबरदस्त तरीके से अपनी होल्डिंग को बढ़ाए। आप देख सकते हो 4 क्वार्टर में उनकी होल्डिंग लगभग दुगुना से ज़्यादा बढ़ गई है, और जिस तरह से एफआई इस पर विश्वास कर रहे आप समझ सकते हो स्टॉक आने वाले समय कमाल करता हुआ दिखाई देगा। डीआई की बात करें तो उनकी 3.50% की होल्डिंग है, जो 4 क्वार्टर से अनचेंज है। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है, जो बहुत अच्छी बात है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 68.21% की होल्डिंग सितंबर में, दिसंबर में 66.60 हुई, और मार्च में 65.57 हुई, फिलहाल 63.73% की होल्डिंग है। तो इस क्वार्टर में जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, एफआई ने जबरदस्त होल्डिंग को बढ़ाया। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो टोटल इसका जो मार्केट कैप है वो 4,556 करोड़ रुपीज़ का है। इसका करंट प्राइस फिलहाल 13.4 की है। इसका 52 वीक का लो 9.15 है, 52 वीक का हाई 19.2 का है, और यहाँ पे बुक वैल्यू देखें तो 36 की है। अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। इसका ROC 5.01% है, ROE इसका -4.55% है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ये इस हिसाब से फंडामेंटल भी ठीक लग रहे हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 89% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 11% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 13.28 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.97 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो फिर 12.48 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 14.08 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 14.57 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 14.88 तक जा सकता है, यानी तेजी बनी तो 15 को पार कर सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करें, क्योंकि रिजल्ट इस बार उतना खराब नहीं है जितना सोचा जा रहा था कि इस बार रिजल्ट और बेकार होगा, लेकिन पिछले रिजल्ट से ये अच्छा है, और जिसके दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये 500 को भी टच कर सकता है। जिस तरह से सरकार की तरफ से एक के बाद एक जो निर्णय लिए जा रहे पॉजिटिव पावर सेक्टर को लेकर, उसका फायदा इसको मिल सकता है। इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर बुक है जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और इनकी पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसके दम पे कह सकते हैं कि कंपनी कमाल कर सकती है। लेकिन छोटा पेनी स्टॉक है, रिस्की है, निवेश बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, निवेश डूबने की भी संभावना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।